Hello dear student, myself CA Aditya Chaudhary, faculty of CA Foundation. I hope आपकी तैयारी नवंबर 20 CA फाउंडेशन के लिए चल रही होगी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 इस लेक्चर को रिवीजन करने के पहले मैं आपको बताऊं कि आपका चैप्टर 2 3 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट आपका बात करता है यूटिलिटी टॉपिक के बारे में, दूसरे टॉपिक आपका बात कर रहा है डिमांड के बारे में, एंड तीसरा जो टॉपिक है वो आपका डिस्कशन यहाँ पे चलेगा सप्लाई के बारे में। चैप्टर 2 को हम जो रिवाइज करने वाले हैं ये पूरा का पूरा मार्क्स ओरिएंटेड वे में रहने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड वे में रहने वाला है। मैं आपको जो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डायरेक्टली जो मैं क्लास में अपना पढ़ाते टाइम रेफर करवाता हूँ वही नोट्स है, एंड ये नोट्स आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप इस नोट्स को 100% रेफर करके और 100% आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लें, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम। आप क्या करेंगे, ये लेक्चर के बाद आप अपने एमसीक्यूज कहां से, तीनों चैप्टर के एंड में आपके स्टडी मटेरियल में मोर देन 100 ऑफ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। 4 प्रीवियस ईयर पेपर के आप क्वेश्चन देखेंगे, आपके रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर के एमसीक्यूज आप देखने वाले हैं। और इन सभी सोर्सेज से आपके एमसीक्यूज आपको करने के बाद और ये रिवीजन लेक्चर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम 3 टाइम्स आपको रेफर करना चाहिए। 3 बार फास्ट आप क्योंकि मैं बहुत इतना डीप नहीं जाऊंगा। इस लेक्चर का एक प्रीरिक्विजिट तो जरूर है कि आपने एक बार ये चैप्टर चाहे आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मींस 12th लेवल पे, या तो आपने सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी एक बार इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ होना चाहिए। नहीं भी पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा और अटेंटिव रहना पड़ेगा। और क्या, आप यहाँ पे मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, बट हाँ पूरा डीप में नहीं जा सकता। आ जाओ रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक अपने पास आता है डिमांड का डेफिनेशन। देखो डिमांड जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। डिमांड को कभी भी आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, या आप एक इसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। और जिस भी चीज को पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है उसे स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं, उसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो सबसे पहली बार डिमांड जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। डिमांड के डेफिनेशन को पूरा करता है 4 चीजें। डिमांड के डेफिनेशन को पूरा करती है 4 चीजें। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की एक सर्टेन क्वांटिटी। आपके पास उस चीज को खरीदने का डिजायर होना चाहिए, मीनिंग आप उसको विलिंगनेस होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए आपके मन में उस चीज को बाय करने की। और आपको विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी टू बाय भी होना चाहिए, एबिलिटी टू बाय भी होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज डिमांड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसीलिए डिमांड जो है वो एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाता है। तो डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willingness and able to buy at a particular price at a particular period of time। ये आपका डिमांड का डेफिनेशन है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो आ जाओ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, मतलब जिस कमोडिटी के डिमांड की आप बात कर रहे हैं, और एक आपका है वो है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी आ जाता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी में 2 चीजें आती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। रिलेटेड गुड्स में या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा या तो कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी 2 गुड्स एक दूसरे के जगह पे यूज किया जा सके, मतलब 2 प्रोडक्ट विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर। जैसे कि चाय और कॉफी, अगर आपको चाय नहीं मिल रहा तो कॉफी से काम चला सकते हैं, कॉफी नहीं मिल रहा देन चाय से काम चला सकते हैं। और दूसरा होता है रिलेटेड कमोडिटी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कोई भी ऐसे 2 कमोडिटी जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं की जा सकती है। मतलब आपको अगर एक खरीद रहे हो तो दूसरा भी खरीदना पड़ेगा। लेट्स से कार और पेट्रोल, अगर आप कार खरीद रहे हैं तो पेट्रोल आपको खरीदना पड़ेगा। दूसरा अदर फैक्टर में आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर।
तीसरा आपका अदर फैक्टर में आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फोर्थ आपका आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। फिफ्थ आपका आता है पॉपुलेशन, फिफ्थ आपका आता है पॉपुलेशन। सिक्स्थ एक आपका आता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, आप रख लो। तो ये सब अदर फैक्टर्स हैं। और प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का मतलब कमोडिटी की अपनी प्राइस, जिस चीज को आप खरीदना चाहते हैं उसकी अपनी प्राइस। बाकी सारी चीजों को मैं यहाँ पे रखूंगा अदर फैक्टर्स में। तो आज पहले सभी डिटर्मिनेंट को एक बार समझते हैं, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी और इसके अलावा सारे अदर फैक्टर्स। तो सबसे फर्स्ट आपका आता है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में अगर किसी कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड की बात करूं, तो जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होने लगती है, और जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ने लगती है। मींस इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये तो हो गया प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। अगर बात करें रिलेटेड कमोडिटी की, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, तो रिलेटेड कमोडिटी में दो कमोडिटी आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और एक आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब जिसको एक दूसरे जगह पे यूज किया जा सकता है, टी और कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री जिसको एक दूसरे के बिना यूज ही नहीं किया जा सकता, मतलब ये दोनों जुदा ही नहीं हो सकते, अगर एक को खरीद रहे हो तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को खरीदना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट में देखो, अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो चाय वाले कस्टमर भी फाइनली किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी की तरफ। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। मतलब जब एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसी से रिलेटेड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर कार की प्राइस बढ़ गई तो कार खरीदने वाले लोग कम होंगे, और अगर कार खरीदने वाले लोग कम हो गए तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्राइस जब बढ़ रहा है कार का तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में डायरेक्ट रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में इनवर्स रिलेशन। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो होते हैं जिसको एक दूसरे के जगह पे यूज किया जा सके, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसको एक दूसरे के बिना यूज किया ही नहीं जा सकता। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, आप वीडियो पॉज करके पीछे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें आपको पढ़ना है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो जनरल परसेप्शन मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स नॉर्मली जो आप देखते हैं गुड्स, ठीक है, तो जब इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। मतलब देयर इज डायरेक्ट रिलेशन इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। बट अगर इसकी बात करूं, मतलब इसके अलावा दो एक्सेप्शन है। इंफीरियर गुड के केस में जैसे ही किसी कंज्यूमर की, इंफीरियर का मतलब कौन सा गुड्स होता है? लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। इंफीरियर का मतलब लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है ना तो वो लो क्वालिटी ऑफ गुड्स को कंज्यूम करता है। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करके और अपना डिमांड किधर की ओर शिफ्ट करेगा? नॉर्मल गुड्स की तरफ। तो जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन। अगर मैं नेसेसिटीज की बात करूं, बिल्कुल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, नेसेसिटीज की बात करूं तो देखो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? दाल चावल चीनी नमक आटा। इन कमोडिटी को एक सर्टेन लेवल तक ही खरीदा जा सकता है। इनमें क्या होता है, जब इनकम बढ़ता है तो इनकी डिमांड तो बढ़ती है, बिल्कुल जब इनकम बढ़ता है तो अपनी जरूरतें भी लोग बढ़ाते हैं, जरूरत वाली नेसेसिटी वाली चीजें की। बट जो प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन इनकम जो होगा विल बी मोर देन प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन नेसेसिटीज डिमांड। जो नेसेसिटी की डिमांड बढ़ेगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना इनकम बढ़ गया। क्यों? नेसेसिटी कितना, अगर इनकम 50% से बढ़ गया तो हो सकता है नेसेसिटीज से आपकी डिमांड, जो नेसेसिटीज की डिमांड है वो 10% बढ़ जाए, 12% बढ़ जाए। ठीक है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में इन तीन केसेस में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी चीज में बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं लेंगे हम इस टाइम।
अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर इंफेरियर क्या है और नॉर्मल क्या है। तो देखो, इंफेरियर क्या है इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इंफेरियर क्या है और नॉर्मल क्या है, ये आप किसी गुड्स को देखकर नहीं कर सकते। हो सकता है किसी एक कंज्यूमर के लिए जो नॉर्मल हो दूसरे के लिए इंफेरियर है, या तो किसी एक के लिए इंफेरियर है वो दूसरे के लिए नॉर्मल है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है, इसीलिए इंफेरियर गुड्स की डिमांड को उसका प्राइस नहीं तय करता, कंज्यूमर की इनकम तय करती है। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो आप अगर किसी कॉमोडिटी को लेकर हैबिचुअल हो चुके हो, मतलब उस प्रोडक्ट के आप आदी हो चुके हो, उस प्रोडक्ट के प्रति आपका टेस्ट बहुत ज्यादा है, तो बताओ उस कॉमोडिटी की डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप किसी कॉमोडिटी के हैबिचुअल हो तो आपकी उसकी प्रति डिमांड भी ज्यादा होगी, और अगर आपका टेस्ट नहीं है तो प्राइस उसका कुछ भी हो जाए आप डिमांड नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आपको नई देखने को मिलेगी। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या तो इसको बोला जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट, कि आप अपनी डिमांड अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस से नहीं दूसरे के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से क्रिएट कर रहे हो। अगर आपके पड़ोसी ने एलईडी टीवी खरीदा, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब आप टेस्ट क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि जैसे जैसे एलसीडी एलईडी टीवी आ रहे हैं तो लोग पुराने टीवी को फेंक रहे हैं और एलसीडी एलईडी की डिमांड कर रहे हैं। तो जो गुड्स मॉडर्न होगा, जो गुड्स फैशनेबल होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या तो यू कैन से बैंड वैगन इफेक्ट। ये क्या होता है, अपनी डिमांड अपने पड़ोसी को देखकर क्रिएट कर लेना, अपनी डिमांड अपने किसी फैमिली मेंबर को देखकर क्रिएट कर लेना, अपने डिमांड किसी फ्रेंड को देखकर क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो उसे बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्रिएट कर रहे हो दूसरे के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखते हुए। ऐसे ही एक होता है स्नोब इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, या तो इसे बोला जाता है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। स्नोब इफेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वेवलन इफेक्ट भी बोल सकते हो, वेवलन इफेक्ट, या तो इसे बोल सकते हो आप कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। तो कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो प्रेस्टीज के लिए खरीदा जाता है, कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो प्रेस्टीज के लिए खरीदा जाता है, लेट्स से डायमंड। ये जनरली रिच लोग ही प्रेफर करते हैं, इनकी प्राइस जितनी ज्यादा होगी इनकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइस होगी ये अपनी प्रेस्टीज को उतना ज्यादा बढ़ा रहा होगा। तो ये होता है स्नोब इफेक्ट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आपको दो पॉइंट याद रखने, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और दूसरा स्नोब इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपना यहाँ पे डिटर्मिनेंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर सप्लाई, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। लेट्स से अगर फ्यूचर में उस गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप उसकी डिमांड भी आप आज क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। लेट्स से अगर फ्यूचर में उसकी सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है, जैसे अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था कि फ्यूचर में आपको हो सकता है कुछ वेजिटेबल्स ना मिले, आपने क्या किया, एडवांस में परचेज करके रख लिया, तो करंट डिमांड उसकी क्या कर दी जाती है, बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही अगर फ्यूचर में उसका, आपका फ्यूचर में प्राइस है उस कमोडिटी का कम होने वाला है, तो आप आज नहीं खरीदेंगे, उसके डिमांड को पोस्टपोन्ड कर देंगे कि हम लोग बाद में खरीद लेंगे चलो। तो ये जो था ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में एक है। नेक्स्ट अपना डिटर्मिनेंट आता है पॉपुलेशन। जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो यहाँ पे एक आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन और एक आपका आता है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी मार्केट का साइज ऑफ पॉपुलेशन, ओवरऑल अगर पॉपुलेशन वहां का ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा मुंडी उतना ज्यादा कंजप्शन, तो जितना ज्यादा लोग होंगे वहां पे उतनी ज्यादा खरीदने वाले लोग होंगे, तो डिमांड भी ज्यादा होगी। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि लोग रहने वाले कैसे हैं। लेट से वहां पे ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं तो वहां पे किसकी डिमांड होगी, स्पेक्टलेस चश्मे की डिमांड ज्यादा होगी, जो छड़ी होती है स्टिक्स की डिमांड ज्यादा होगी, दवाइयों की डिमांड ज्यादा होगी, वॉकिंग स्टिक्स की डिमांड
ज्यादा होगी। लेट्स से वहां पे फीमेल कैंडिडेट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। लेट्स से वहां पे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे बेबी फूड की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, टॉयज की डिमांड ज्यादा होगी। तो पॉपुलेशन भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के रूप में देखा जा सकता है। तो अब फाइनली हमें ये तो पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और एक अदर फैक्टर्स। अगर अपनी प्राइस की वजह से, अगर मैं बात करूं अपनी प्राइस की वजह से, तो क्या बताया, जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ अपने प्राइस के ऊपर काम करता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इफ ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, एजम्पशन। लॉ ऑफ डिमांड कुछ एजम्पशन पे काम करता है। वो एजम्पशन क्या है कि बाकी सारे अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब अदर फैक्टर्स मतलब एजम्पशन, इसी को बोला जाता है केट्रस पेरिबस। केट्रस पेरिबस का मतलब भी क्या होता है, इफ एनीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो इफ एनीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, या तो आप बोल सकते हैं एजम्पशन। कौन कौन से हैं, तो जितने भी अदर फैक्टर है वो सब लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशन है, जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि काम नहीं करता, वो सारी चीजें सेम रहेगी। तो अब लॉ ऑफ डिमांड बात करता है अपनी प्राइस की, कि इफ देयर इज इंक्रीज इन द ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी देन देयर विल बी decrease in the quantity demanded, means there will be inverse relation between price of the given commodity and demand of the given commodity। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। फिर से मैं बोलूं अगर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को दो पार्ट में बांटा जाता है, उस गुड्स की अपनी प्राइस और अदर फैक्टर। अगर गुड्स की अपनी प्राइस में कोई चेंज होने की वजह से डिमांड में जब कोई चेंज होता है, इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में कोई चेंज होता है तो इसे बोला जाता है चेंज इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्यों बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अभी बताते हैं। एंड अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज होता है, इसे बोलते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्यों, देखो, अगर मैं बोलूं ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस पे मान लो ये क्वांटिटी डिमांडेड था, तो अपना ये डिमांड का डायग्राम बना। अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, और अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। देखो, डिमांड का डायग्राम नहीं चेंज हुआ, डिमांड का डायग्राम शिफ्ट नहीं हुआ, या तो वो मूवमेंट किया, मूवमेंट इधर अपवर्ड, मूवमेंट इधर डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड हो रहा है मतलब देखो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, तो डाउनवर्ड को बोला जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। और अगर अपवर्ड जा रहा है तो इसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये देखो कम हो रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट इसको बोला जाता है एक्सपेंशन। यही अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी डिमांडेड, मान लो ये फिक्स करते हैं, ये कहीं ना कहीं डिमांड का डायग्राम रहा होगा। प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, तो डिमांड लेट से बढ़ गया तो एक नया डायग्राम क्रिएट हो गया। डिमांड लेट से कम हो गया तो एक नया डायग्राम क्रिएट हो गया। अगर डिमांड इधर गया इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज होना। और अगर ये इधर की ओर आ गया इसे बोलते हैं डिक्रीज ऑफ डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये अपना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मूवमेंट में अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट में राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज। ठीक है, आगे चलो। अब बात करते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से या तो अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। कितना इलास्टिक है वो डिमांड, किस फैक्टर की वजह से ज्यादा इलास्टिक है, किस फैक्टर की वजह से कम इलास्टिक है। इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए टोटल 4 तरीके होते हैं। एक है परसेंटेज मेथड,
या तो रेशियो मेथड या तो प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, रेशियो मेथड, तीनों एक तरह से एक ही मेथड है। दूसरा है टोटल आउटले मेथड। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड है पॉइंट मेथड, या तो इसे बोलते हैं आप ज्योमेट्रिक मेथड। एंड फोर्थ जो मेथड है वो है आर्क मेथड। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखो डिस्कस करते हैं पॉइंट मेथड को। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला सिंपल होता है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। जब एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर किया जाता है, लेट से यहां पे मैं लिखता हूं ई पॉइंट, ए बी ई एफ जी, और अगर मुझे ई पॉइंट पे मेजर करना है तो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट दोनों बराबर है, तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, तो इलास्टिसिटी 1 हो गया, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, कैंसिल करोगे 1 आएगा। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर एफ पे, तो लोअर सेगमेंट कम है, अपर सेगमेंट ज्यादा है, तो मान लो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो ईडी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर बी पे, तो लोअर सेगमेंट ज्यादा है, अपर सेगमेंट कम है, तो 20 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो गया, मोर देन 1। अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट पे, तो लोअर सेगमेंट है ही नहीं, मतलब लोअर सेगमेंट है ही नहीं, अपर सेगमेंट है, तो ये 0 हो गया। अपर ये कुछ भी हो, तो ये ईडी क्या हो गया, 0। ये बताओ, इसको मैंने बोला था 1, इसको बोला था लेस देन 1, इसको बोला था 0। अगर मैं इस पे बात करूं मोर देन 1, इस पे बताओ लोअर सेगमेंट ही लोअर है, अपर क्या हो गया, नीचे 0, तो ये तो अगर नीचे 0 हो गया डिनोमिनेटर, तो ईडी क्या हो गया, इन्फिनिटिव। दिस मेथड, ये मेथड कहां पे यूज किया जाता है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर वेरी स्मॉल। जब बहुत कम होता है चेंजेस, इतना कम चेंजेस होता है कि अगर इस पॉइंट पे चेंज हुआ, इसी के पास आसपास ही रहेगा, इतना से इतना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये मेथड वहीं पे यूजफुल होता है जहां पे चेंजेस इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो होता है बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि इसको अभी भी आप पुराना वाला ही कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि 2 को क्या लिख दिया, 2.5। ठीक है, ये है आपका पॉइंट मेथड। दूसरा मेथड आपका आता है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का जो फॉर्मूला आपका होता है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनेट मेथड या तो रेशियो मेथड। और अगर इसी फॉर्मूले को डिराइव किया जाए तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू। अब यहाँ पे मैं डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, लेट से ये है पी, ये है क्यू। प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 से 10 से 5 हो गई। प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, तो जो क्वांटिटी डिमांड थी वो 10 से 5 हो गई। तो चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 10 से 5, 5। साइन को इग्नोर करना है, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। चेंज इन प्राइस, साइन को इग्नोर करना है, कितना चेंज इन प्राइस है, 10। 10 से 20, तो 10 ही चेंज हुआ ना। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10। पी का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, और क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी 10। ठीक है, तो डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, पी का मतलब ओरिजिनल प्राइस, क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपका आता है आर्क मेथड। आर्क मेथड में सिंपल आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लोगे, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको सब कुछ दिया होगा, सिर्फ पुटअप करना है। Q1 माइनस Q2, Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2, P1 माइनस P2। ये देखो माइनस माइनस, Q1 माइनस Q2, P1 माइनस P2। ये देखो P1 प्लस P2, Q1 प्लस Q2। जो P1 और Q1 है ये ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी है। मतलब अगर मैं बोलूं पुराना एग्जाम्पल, ये P ये Q, ये 10 से 20 हो गया, तो ये 10 से 5 हो गया, तो ये हो गया P1 और Q1, और ये हो गया आपका P2 और Q2। बस बाकी आप पुट कर दो इसको। ये है आपका आर्क मेथड। टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसे बोला जाता है। यहां पे देखो एक आपका प्राइस होता है, एक आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है।
टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब उस कॉमोडिटी को खरीदने के लिए आपने कितना रुपया दिया, कितना रुपया दिया, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दो तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखो, अगर इन दोनों में, अगर प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम होता है या तो प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है, मतलब अगर इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, तो एडी मोर देन 1 होगा। अगर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है, प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर कम होता है, तो एडी लेस देन 1 होगा। और अगर प्राइस में कोई भी चेंज हो, एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसे बोलते हैं एडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल आउटले मेथड। अब जो ये टोटल आउटले मेथड है, ये लेस एडजस्ट कैलकुलेशन बताता है, ये पूरा 100% आपको कभी भी एडजस्ट कैलकुलेशन नहीं देगा। अब अगर मैं बोलूं इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं, तो इलास्टिसिटी टोटल 5 टाइप का होता है। एक फॉर्मूला दिमाग में रखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है, तो ईडी मोर देन 1 होगा, तो इसे बोला जाता है हाईली इलास्टिक। अगर ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम होगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा, तो इसे बोलते हैं लेस देन 1, हाईली इन इलास्टिक डिमांड। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर होगा, तो इसे बोलते हैं एडी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, जबकि आपका प्राइस चेंज हो रहा है, तो ये 0 हो गया, इसे बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, आपके डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। और अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी हो रहा हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो इनफिनाइट का मतलब क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है अगर, तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इनफिनाइट। तो टोटल 5 टाइप्स होते हैं। इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाईली इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाईली इनइलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यूनिटरी इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, प्राइस में चेंज हो रहा है जबकि, तो ये 0। परसेंटेज चेंज इन डिमांड में चेंज हो रहा है बट प्राइस में ही कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये इनफिनिट, मतलब हाईली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, इसका डायग्राम भी आपको बता देते हैं। ये रहा आपका एक डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, देखो ये जो आपका जा रहा है ये है ईडी इज इक्वल टू 1, ये आपका है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। कैसे ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट? इन्फिनाइट का मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिमांड बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा, कम हो रहा है, ठीक है। ये आपका 0 है, देखो डिमांड जो है वो वहीं का वहीं है, प्राइस आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये आपका यूनिटरी इलास्टिक, जितना डिमांड में चेंज उतना प्राइस में चेंज, इसके ऊपर वाला मोर देन 1, इसके नीचे वाला लेस देन 1, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। डिटर्मिनेंट्स मतलब किस गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, किस गुड्स की इलास्टिसिटी कम होगी। आ जाओ डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे एक जनरल थ्योरी अगर आपको बताऊं, जिस चीज से ना आपको ये टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। अगर किसी कॉमोडिटी के डिमांड आप तुरंत प्राइस में चेंज होते ही चेंज कर सकते हो, मतलब तुरंत आप मूव कर सकते हो वहां से, मतलब अगर डिमांड का मूवमेंट पॉसिबल है तो ये बोला जाता है हाईली इलास्टिक। अगर पॉसिबल नहीं है या तो रेयरली पॉसिबल है तो इसे बोलते हैं इन इलास्टिक। अगर डिमांड का चेंज होना पॉसिबल है तो इलास्टिक, नहीं पॉसिबल है इन इलास्टिक। अब सबसे फर्स्ट आप यहां पे देखो डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी। पहला टॉपिक, पहला आपका आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। उस कॉमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है बताओ, तो तुरंत आपका एक में प्राइस में चेंज हुआ तो दूसरे कॉमोडिटी पे
मीन्स अगर आपके पास वाइड रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, वाइड रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बहुत सारे उस कमोडिटी के, जैसे कि कोक है, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो पेप्सी पे शिफ्ट कर जाओ, चाय की प्राइस बढ़ गई कॉफी पे शिफ्ट हो जाओ। तो अगर आपके पास बहुत सारे, जैसे कि पेप्सी वगैरह में कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो अगर उस कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तब वो गुड्स क्या होगा, हाईली फ्लेक्सिबल और यू कैन से हाईली इलास्टिक। लेकिन अगर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप क्या बोलोगे, उसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, तो पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट आता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर उस कमोडिटी पे कितना आप इनकम अपना खर्च कर रहे हो, अगर एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अगर आप खर्च कर रहे हो, तो अगर आप अपनी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन उस कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो, तो उसकी डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक। क्योंकि अगर उसका प्राइस इधर उधर हुआ तो आप डिमांड भी जरूर चेंज करोगे। लेकिन अगर आप वेरी स्मॉल पोर्शन किसी कमोडिटी के ऊपर खर्च करोगे तो वो होता है इनइलास्टिक। जैसे कि आपका, मैं अगर एग्जांपल लूं, माचिस, बताओ, मैच बॉक्स जो होता है, सॉल्ट हो गया, इनमें आप बहुत कम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अपना खर्च करते हो, तो इनके प्राइस में चेंज होने से आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम उस कमोडिटी पे खर्च करते हो, हाईली इलास्टिक, बहुत कम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम खर्च करते हो, इनइलास्टिक। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ जाओ। नेक्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ गुड्स। हो सकता है वो गुड्स लग्जरियस नेचर का हो सकता है वो गुड्स नेसेसिटीज वाला हो, ठीक है। और अगर वो गुड्स लग्जरी वाला है, लग्जरियस गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, तो लग्जरियस गुड्स में भी जैसे कि आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, ऐसी चीजें। तो अगर वो लग्जरियस गुड्स हो तो ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब अगर इनकी प्राइस में चेंज होता है तो आप इनके डिमांड को भी चेंज कर देते हो तुरंत। और अगर वो नेसेसरीज वाले गुड्स हैं, नेसेसिटीज को आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे उसकी डिमांड दाल चावल चीनी नमक आटा कितनों भी प्राइस में चेंज हो रहा हो, नेसेसिटीज की डिमांड, जैसे कि प्राइस अगर बढ़ गई तो ऐसा नहीं कि आप डिमांड बहुत कम कर दोगे। तो नेसेसिटीज की जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है, लग्जरियस गुड्स की इलास्टिक होता है। एक जनरल सा नोट आपको अगर आपको बताऊं, अगर किसी कमोडिटी के कंजप्शन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर किसी कमोडिटी के कंजप्शन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो क्या होता है, इलास्टिक। अगर किसी कमोडिटी को आप कंजप्शन को पोस्टपोन करोगे, मान लो उसकी प्राइस बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, आप उसकी डिमांड अभी नहीं करोगे, आप सोचोगे छोड़ो यार बाद में इसको खरीद लेंगे, मतलब डिमांड आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एक एक चीज मैं आपको टू द पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ जहां से एमसीक्यू टारगेट होगा। नेचर ऑफ गुड्स, लग्जरियस, नेसेसिटीज, या तो कुछ ऐसे गुड्स जिसके डिमांड आप पोस्टपोन कर सकते हो या नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपका वेराइटीज ऑफ यूसेज। वेराइटीज ऑफ यूसेज मतलब उस कमोडिटी का कितना यूज है। अगर उस कमोडिटी का ज्यादा पॉसिबल यूज है, मोर पॉसिबल यूसेज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे यूज हैं, आप इस पे फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगा सकते हैं। जैसे कि मिल्क, मिल्क से कितनी सारी चीजें बन सकती है। तो अगर किसी कमोडिटीज के वैरायटी ऑफ यूसेज हैं तो उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्या होता है, इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। क्योंकि अगर इनकी प्राइस में बहुत ज्यादा, अगर इनकी प्राइस चेंज होती है तो आप इनके यूसेज को भी धीरे धीरे कम कर देते हैं, या तो अगर प्राइस कम होती है तो यूसेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अगर इनके यूसेज कम है तो इनकी इलास्टिसिटी भी कम होगी, जितने ज्यादा यूसेज उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, ठीक है। हर एक पॉइंट को टू द पॉइंट ही आप समझोगे। जैसे इनकम है तो मैंने बताया था उसमें अलग कि आप ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम खर्च कर रहे हो या कम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। नेचर में मैंने बताया वो लग्जरियस है, नेसेसिटीज है, या पोस्टपोन कर सकते हो या नहीं कर सकते। नेचर ऑफ द कमोडिटी में मतलब ये रिलेटेड उसका है, सब्स्टिट्यूट है उसका अवेलेबल या नहीं है। तो ऐसे आपको समझना है, वेराइटीज ऑफ यूसेज में उसके ज्यादा यूसेज हैं या कम यूसेज है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। उस गुड्स की डिमांड को क्रिएट करने के लिए आपका, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, लेट से पेट्रोल का प्राइस जो है मान लो अभी 120 रुपए लीटर हो जाए, भगवान ना करे हो, 120 रुपए अगर लीटर हो गया तो बताओ क्या होगा। लोग सोचेंगे छोड़ो यार
थोड़े टाइम हम लोग कमर्शियल व्हीकल से काम चला लेते हैं, मतलब इसकी डिमांड को आपने पोस्टपोन कर दिया। इनडायरेक्टली ये वही थ्योरी है जो मैंने उस समय बताया था, कितना टाइम तक किसी कमोडिटी के डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम आपके पास है पोस्टपोन करने के लिए उतना ज्यादा इलास्टिसिटी, और कितना कम टाइम है, जितना कम टाइम है पोस्टपोन करने के का मतलब आपको नहीं आप पोस्टपोन कर सकते तो उतना कम इलास्टिसिटी। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट आता है हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी कमोडिटी को लेकर कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है कि नहीं इस कमोडिटी को तो खरीदना ही खरीदना, मुझे यही कमोडिटी खरीदना है। लेट्स से आप अगर क्लॉथ में एक पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का शूज आपको अच्छा लगता है, तो आप वही खरीदेंगे। तो वहां पे बताओ, अगर आप किसी कमोडिटी को लेकर हैबिचुअल हो चुके हो, कोई आदमी शराब को लेकर हैबिचुअल हो चुका है, ठीक है, कोई आदमी नए नए फैशन को लेकर हैबिचुअल हो चुका है, तो वहां पे क्या होगा बता सकते हो? उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, या तो इन इलास्टिक मैं बोलूंगा, वो क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस रेंज। जो कमोडिटी, कुछ गुड्स होते हैं जो हाईली प्राइस्ड गुड्स होते हैं, या तो जो हाईली प्राइस्ड गुड्स होते हैं, वो हाईली प्राइस्ड जो होते हैं, या तो कुछ गुड्स मैं बोलूंगा वेरी लो प्राइस के होते हैं। हाईली जो प्राइस्ड गुड्स होते हैं वो बहुत रिच क्लास के लोग खरीदते हैं, वो अपने स्टेटस के लिए खरीदते हैं, उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। और जो बहुत कम प्राइस, जैसे कि मैच बॉक्स वगैरह, ऐसे चीजों की प्राइस में चेंज हो तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जनरली नेसेसिटीज वाली चीजें होती है, या तो ये 1-2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए वाली चीजें होती है। तो अगर किसी गुड्स की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, या तो बहुत कम, बहुत लो प्राइस्ड है, तो इन दोनों ही केसेस में डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक होता है। इन दोनों केसेस में डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक होता है। और अगर मिड रेंज वाले प्रोडक्ट है, मिड रेंज, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। एक यहाँ पे फैक्टर आपका आता है इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, टाइड डिमांड। टाइड डिमांड एक ऐसा डिमांड होता है जो दूसरी चीजों को, मतलब अगर आप एक कमोडिटी एक्स खरीद रहे हो तो उसके साथ आपको वाई खरीदना ही पड़ेगा। मतलब वाई को आप उसकी प्राइस को देखकर नहीं खरीद रहे हो, आप वाई को उसकी प्राइस को देखकर नहीं खरीद रहे हो, आपको तो खरीदना आपकी मजबूरी है। जैसे कि अगर आप प्रिंटर खरीद रहे हो तो आपको इंक, उसका कार्ट्रिज, ये उसके साथ ही खरीदना पड़ेगा। तो इनकी डिमांड, इसकी डिमांड जो है वो तो प्रिंटर की वजह से हो गई। तो बताओ इन केसेस में क्या होगा? जो टाइड डिमांड होगा, जो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ टाइड है, इन इसका अगर मैं बोलूं तो ये इन इलास्टिक होगा। इस वाले प्रोडक्ट का इंक कार्ट्रेज ये इन इलास्टिक होगा। क्यों? ये प्राइस की वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दूसरे कमोडिटी के साथ खरीदा जा रहा है। तो यहां आपने देखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब अभी तक जो आप देख रहे थे ये है अपना प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम लोग देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इनकम इलास्टिसिटी भी कुछ ऐसा ही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसके भी 5 टाइम्स होंगे। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा और परसेंटेज चेंज इन इनकम कम होगा तो बोला जाएगा ईडी मोर देन 1, मतलब हाईली इलास्टिक। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम होगा और परसेंटेज चेंज इन इनकम ज्यादा होगा तो इसे बोला जाएगा हाईली इन इलास्टिक। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम दोनों बराबर होगा तो इसे बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड में तो चेंज हो रहा है बट इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसे बोला जाता है इन्फिनाइट, मतलब ये क्या हो गया? परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक। और अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा जबकि इनकम में चेंज हुए जा रहा है तो इसे बोला जाएगा क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को समझो। एक होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब ईडी इज इक्वल टू जीरो, ईडी इज इक्वल टू जीरो, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा जबकि इनकम में कोई चेंज हो रहा है। तो ऐसा कौन सा गुड्स होगा? इनकम बढ़े जा रहा है और डिमांड नहीं बढ़ा रहे आप, तो ऑब्वियसली ये कौन सी चीजें होगी? दाल चावल चीनी नमक आटा, नेसेसिटीज वाले केसेस होंगे। नेसेसिटीज वाले प्रोडक्ट की आप कितनी डिमांड बढ़ाओगे?
लेकिन इसकी नेसेसिटीज को इसमें मत रखो, एक काम करो, सॉरी, नेसेसिटीज होगा लेस देन 1 में। आपको बताया था ना कि इनकम जितने प्रोपोर्शन से बढ़ता है, जो नेसेसिटीज की डिमांड होती है वो बढ़ती तो है, बट उससे कम प्रोपोर्शन में बढ़ती है। मतलब प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल ऑलवेज बी मोर देन द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटीज गुड्स। तो ये तो किस में चला गया, ईडी लेस देन 1 में। इसमें कौन सी चीजें आ गया, जो बिल्कुल लो प्राइस्ड गुड्स हैं, जो ज्यादा आप खरीद के नहीं रख सकते, जैसे कि सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, ऐसी चीजें जो जरूरत के हिसाब से होती है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इलास्टिसिटी, ईडी लेस देन 0। पॉजिटिव इलास्टिसिटी, ईडी मोर देन 0। तो यहाँ पे बस आप क्या याद रखो, देखो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी किस में होता है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब जब जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। तो ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में और लग्जरी गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में, लग्जरी की गुड्स के केस में। अच्छा, नेसेसिटी में भी होता तो है पॉजिटिव, बट आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटीज प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन इनकम। ठीक है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किस केस में होता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इंफेरियर, मतलब इनकम अगर बढ़ता है तो आप डिमांड उस इंफेरियर गुड्स की क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। जैसे आपने अभी देखा, एक आपका है प्राइस इलास्टिसिटी, एक आपने देखा इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आपका आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेटेड गुड्स को ध्यान में रखते हुए इलास्टिसिटी डिटरमाइन किया जाता है। परसेंटेज आपने वहां पे पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी में, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मतलब एक्स और वाई क्या हो गए, रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स मतलब ये दोनों या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे या तो ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। अगर मैं वही प्राइस इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बनता था वहां पे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू। तो यहाँ पे देखो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू तो है, बट यहाँ पे डेल्टा क्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा पी ऑफ वाई इंटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये वाई नहीं है, ये क्यू है, सॉरी। तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू, ये तो अभी भी है डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू, बट यहाँ पे एक्स वाई वाई एक्स, बस दो कॉमोडिटी है क्योंकि दोनों रिलेटेड है। तो एक्स और वाई में भी सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। उसके बाद इलास्टिसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये आपका इन्फिनाइट हो गया, ठीक है, ये हो गया मोर देन 1, ये इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ये इन्फिनाइट। ठीक है, ये तो सेम है अपना। यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है डिमांड वाला पूरा टॉपिक, डिमांड विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यूटिलिटी वाला पोर्शन और सप्लाई वाला पोर्शन। तो यहाँ पे अपना डिमांड वाले टॉपिक में हमने क्या क्या देख लिया, देखो डिमांड वाले पॉइंट पे हमें पढ़ना है डिमांड का डेफिनेशन, डिमांड के डिटरमिनेंट्स। और जब आप डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो इसको दो हिस्सों में बांट दो। क्या क्या दो हिस्सा था, ऑन प्राइस और अदर फैक्टर्स। और ऑन प्राइस और अदर फैक्टर्स में ही चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, मूवमेंट और शिफ्ट वाली बात आ रही थी। उसके बाद आता है अपना इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में बताओ, एक आता है प्राइस इलास्टिसिटी, एक आता है इनकम इलास्टिसिटी, एक आता है क्रॉस इलास्टिसिटी और एक आता है डिटरमिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी में जो मेथड था, एक पॉइंट मेथड, एक परसेंटेज रेशियो या तो प्रोपोर्शनेट मेथड, एक आपका क्या हो गया ग्राफिक मेथड। अच्छा, पॉइंट मेथड कोई ग्राफिक मेथड आप नाम दोगे, एक हो गया आर्क मेथड और एक आपका क्या हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर या तो टोटल आउटले मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूटिलिटी और सप्लाई वाले टॉपिक को।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर 100% अपना नक्की हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियोज आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो रही हो, प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। चलो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।